हेलो दोस्तों, लीगल एडवाइस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में। दोस्तों, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 क्या कहता है और अगर कोई भी व्यक्ति दहेज की मांग करता है या कोई भी व्यक्ति दहेज देता है तो दोनों पक्षों की बात इस वीडियो पर करेंगे, क्योंकि दहेज लेना भी अपराध है और दहेज देना भी अपराध है। ये नहीं है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर दहेज ले रहा है या दहेज की डिमांड कर रहा है तो उसे ही अपराधी घोषित किया जाएगा या उसे अपराधी माना जाएगा। इस पर दो एंगल से इसको देखा जा सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर दहेज दे रहा है तो दहेज देने वाला व्यक्ति भी अपराधी माना जाता है और दहेज देने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से मामलों में देखा जाता है कि दहेज दे दिया जाता है और बाद में जाकर एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं या दहेज का झूठा आरोप लगा दिया जाता है कि दहेज मांगा गया है और इनको दहेज मैंने दिया है। तो दोस्तों, इसी को लेकर आज की वीडियो में संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। और आप इस चैनल पर अगर फर्स्ट बार आप विजिट कर रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन से प्राप्त होती रहे। क्योंकि दोस्तों, जो भी वीडियो लीगल एडवाइस चैनल पर अपलोड की जाती है वो कानून से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाने एवं जो लेटेस्ट जजमेंट आते हैं उनको आप लोगों तक आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस पर वीडियो अपलोड की जाती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी आप लाइक करें, दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। दोस्तों, पहले मैं बात कर लेता हूं कि स्त्री धन और दहेज में क्या डिफरेंट है। अगर क्योंकि स्त्री धन को और दहेज को बहुत से लोग एक ही एंगल से देखते हैं कि स्त्री धन और दहेज एक ही परिभाषा में इसको मान लिया जाता है। तो दोस्तों, अगर पहले स्त्री धन की बात करते हैं तो स्त्री धन उस चीज को बोलते हैं या उस स्त्री धन को परिभाषित ऐसे किया जा सकता है कि जैसे मान लो कोई भी लड़की है वह अपने पिता के घर रह रही है और पिता के घर रहते हुए उसको कोई भी सामान उसको मिला है, जैसे कि वह उसका पिता उसके अगर कोई भी एफडी करवा रखी है तो उस पर अगर कोई भी पेमेंट एफडी पर पड़ा हुआ है या आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लो किसी भी पिता ने अपने बेटी को कॉलेज आने जाने के लिए कोई स्कूटी दिला रखी है और जब उसकी शादी हो जाती है उसको विवाहित कर दिया जाता है तो जो स्कूटी उसको दिला रखी है तो उसका क्या होगा। क्योंकि सीधी सी स्पष्ट बात है कि अगर किसी भी लड़की के पास अगर कोई भी अगर ऐसा सामान रहता है जो वो पहले से यूज कर रही होती है, भले वो कपड़े हो, गहने हो, कुछ भी, किसी भी एंगल से आप इसको देख सकते हैं, या कोई भी अगर उसके पास ज्वेलरी है और ज्वेलरी शादी होने के बाद अगर उस लड़के के अगर वो ज्वेलरी है उसको वो साथ लेकर जाती है, क्योंकि सामान्य स्तर पर अगर देखा जाता है तो जो भी सामान किसी लड़की के पास रहते हैं तो उसको शादी होने के बाद उसको ही सुपुर्द कर दिया जाता है कि ये आपके सामान है, आप इस सामान को लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों, स्त्री धन की डेफिनेशन से आप इसी चीज़ से समझ सकते हैं कि जो भी सामान शादी से पहले अगर कोई भी लड़की अगर यूज कर रही है, जिन सामानों को लेकर वो अपने पियर पर रह रही थी, जो सामान उसके शादी के पहले उसके काम आ रहे थे, तो उस सामानों को लेकर वह अपने ससुराल जाती है और उन सामानों को ससुराल बेच दिया जाता है, तो उसको आप स्त्री धन बोल सकते हो। और दोस्तों, इसके साथ साथ ही बात कर लेते हैं कि जो उपहार स्वरूप जो भी भेंट दिए जाते हैं तो वह उपहार को किस कैटेगरी में माना जाता है। तो दोस्तों, दहेज के रूप में उपहार को आप दहेज नहीं मान सकते। आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो भी व्यक्ति अगर कोई भी परिवार वाले हो या रिश्तेदार हो या कोई भी अगर सगे संबंधी हो या कोई भी व्यवहारिक आदमी अगर कोई भी अगर उपहार स्वरूप अगर कोई भी चीज़ अगर देता है तो उसको आप दहेज नहीं मान सकते, उसको आप स्त्री धन मान सकते हैं। दोस्तों, स्त्री धन और दहेज की डेफिनेशन अलग अलग है इस वजह से, क्योंकि दहेज की बात अगर संपूर्ण विस्तारित रूप से अगर दहेज की परिभाषा को अगर देखते हैं तो दहेज उस चीज़ को बोला जाता है, जैसे कि मान लो कोई भी लड़की है और उस लड़की को अपने पिता ने कोई भी गाड़ी दिला रखी है, कहीं आने जाने के लिए कोई भी कार दिला रखी है और कार को लेकर वह एक जगह से दूसरी जगह जाती है या अपना जो भी रोजमर्रा का काम है उसको पूरा करती है। लेकिन दोस्तों, उसी को देखकर जब उस लड़की की शादी हो जाती है और वह जो कार उसको दिला रखी है उस कार को लेकर वो अपने जहाँ भी उसकी शादी हुई है तो वह अपने ससुराल चली जाती है, तो दोस्तों इसको आप दहेज नहीं मान सकते, क्योंकि ये पहले से उस लड़की के पास मौजूद था तो वह दहेज नहीं माना जाएगा। कि जो भी उसके पिता ने उसको कार दिला रखी थी तो वो उसके आने जाने के लिए और उसके किसी भी कारण से अगर उसको कोई परेशानी ना हो इसलिए उसको कार दिला रखी थी, तो उसको आप दहेज की श्रेणी में नहीं मान सकते। और दोस्तों, दहेज की श्रेणी में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि उस लड़की को देख अगर कोई भी लड़का या कोई भी दूसरा व्यक्ति अगर कोई, जैसे मान लो पड़ोसी की अगर कोई शादी हो रही है और वह दहेज की डिमांड कर रहा है, यानी कि दूसरा व्यक्ति उस लड़की की गाड़ी को देखकर ही डिमांड कर रहा है कि नहीं मुझे भी ऐसी गाड़ी दहेज पर चाहिए, तो दोस्तों इसको आप दहेज मान सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, दहेज और स्त्री धन को अलग अलग रखा जाता है। जो पहले लड़की के साथ आया है वह स्त्री धन की श्रेणी में माना जाएगा, और जो लड़की की शादी के समय अगर कोई
धन स्वरूप अगर कोई भी चीज़ आई है तो उसको अलग श्रेणी में माना जाएगा, उसको दहेज के रूप में माना जाएगा। और दोस्तों दहेज प्रथा के अगर इसके दुष्परिणामों की बात करते हैं तो दहेज प्रथा के अंतर्गत, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना ये रहता है कि लड़की को वो बार समझने लगते हैं, जबकि उनका मानना गलत होता है। ऐसा किसी भी व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी लड़की अगर घर में जन्म लेती है तो उसका लक्ष्मी के स्वरूप उसका मान सम्मान करना चाहिए। दोस्तों जब भी ये जो दहेज की प्रथा चली आ रही है, दहेज की जो कुप्रथा है, इसके परिणाम स्वरूप ये मानो कि बहुत से लोग अबॉर्शन तक करवा देते हैं। अबॉर्शन जैसी समस्याओं का सामना किसी भी महिला को करना पड़ सकता है, क्योंकि इसके दुष्परिणाम है कि अगर कोई भी नवजात शिशु अगर उसकी लड़की होने का प्रमाण पाया जाता है और उसको वह अबॉर्शन करवा देते हैं तो ये दंडनीय अपराध है और उसकी सजा का भी प्रावधान किया गया है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये दहेज की कुप्रथाओं को देखा जा रहा है कि इसको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि लड़की को बहुत समझते हैं तो व्यक्ति सोच लेता है कि इसकी शादी में बहुत से पैसे खर्च करने पड़ेंगे और इसको दहेज भी देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ये दुष्परिणाम सामने देखने को मिलते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी लड़की है उसकी शादी कर दी जाए, इससे बाल विवाह को भी बढ़ावा मिल रहा है। जो बाल विवाह रोकने की जो सरकार द्वारा जो मुहिम चलाई जाती है उसके भी परिणाम स्वरूप बाल विवाह कर दिए जाते हैं। तो ये दहेज के ही कुप्रथा है। और दहेज के साथ साथ दोस्तों जब किसी लड़की की शादी कर दी जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है, अपने पति के साथ रहने लग जाती है, और पति जब बाद में जाकर कोई दहेज का डिमांड करता है या उसके शादी के समय कोई दहेज कम दिया है, तो ऐसी स्थिति में महिला को शारीरिक प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ता है, मेंटली उसको डिस्टर्ब होना पड़ता है, क्योंकि अगर उसको टॉर्चर किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में दहेज की कुप्रथाएं भी सामने नजर आ रही है। और इसी को लेकर बहुत बड़ी समस्या तो ये है कि इस पर दहेज हत्या तक भी लोग चले जाते हैं। तो दहेज की कुप्रथा के बारे में अगर आपने विस्तार पूर्वक समझा हो तो आपने देखा होगा कि अगर कोई भी, अब दोस्तों ये बात कर लेते हैं कि दहेज लेना भी अपराध है और दहेज देना भी अपराध है। अगर कोई भी व्यक्ति दहेज दे रहा है तो इसका मतलब वह भी अपराध कर रहा है। अगर दहेज देने के अगर कोई, जैसे मान लो बहुत से झूठे केस लगाए जाते हैं कि हमसे इतना दहेज मांगा गया या हमने इतना दहेज दिया, तो इस चीज़ को आपको रिकॉर्ड करना चाहिए, इस चीज़ को आपको एविडेंस के रूप में पेश करना चाहिए, जिससे कि आपको आगे जाकर फायदा मिल सके। क्योंकि दोनों पक्षों की बातें इस वीडियो पर करेंगे तो दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण ये रहेगा कि अगर कोई भी व्यक्ति दहेज देता है तो वो भी अपराध की श्रेणी में, और दहेज लेता है तो वो भी अपराध की श्रेणी में पाया जाता है। शादी के बाद में अगर कोई भी लड़की का पिता ये बोलता है कि मैंने दहेज दिया है तो वो भी अपराध कर रहा है, और उसके लिए उसको 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। 5 साल प्लस 15,000 रुपये तक जुर्माना उस व्यक्ति को किया जा सकता है। और दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति अगर ये ऐसा पाया जाता है कि उसने दहेज मांगा है, दहेज की डिमांड की है, तो ऐसी स्थिति में भी उसको 5 साल तक की सजा और 15,000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति दहेज की डिमांड कर रहा है, दहेज नहीं दिया है, फिर भी अगर वो दहेज की डिमांड कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको 6 माह तक की सजा और 10,000 रुपये तक का जुर्माने का भी प्रावधान दहेज प्रथा के अंतर्गत किया गया है। तो दोस्तों आपने समझा होगा कि आप किस तरह से दहेज की डेफिनेशन को समझ सकते हैं, आप किस तरह से स्त्री धन को समझ सकते हैं, स्त्री धन किस श्रेणी में रखा जाएगा और दहेज किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो दोस्तों दहेज जैसी ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दहेज की है, तो दहेज के जो दुष्परिणाम सामने नजर आ रहे हैं, और जो स्त्री धन और जो दहेज को एक करके अगर व्यक्ति अगर देखता है तो इसको आप अलग अलग नजरिए से आपको इसको देखना चाहिए। दोस्तों अगर कोई किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई झूठा अगर दहेज का मामला अगर दर्ज किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसको पड़ोसियों के एविडेंस करवाने चाहिए, पड़ोसियों की गवाही दिलानी चाहिए, या जो भी उसके खिलाफ अगर कोई झूठा प्रकरण दर्ज हुआ है तो उसको परिभाषित करने के लिए बड़े ध्यान से क्रॉस एग्जामिनेशन करवानी चाहिए। जिस व्यक्ति के द्वारा दहेज का आरोप लगाया गया है उनकी भी बार बार एग्जामिनेशन करवानी चाहिए, जिससे कि वो अपने सच को सामने ला सके। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसी जानकारी के साथ और ऐसी वीडियो के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में बात की दहेज प्रथा के बारे में, तो आपने दहेज प्रथा के बारे में जैसे समझा होगा, आप दहेज को कैसे समझ सकते हैं, आप स्त्री धन को कैसे आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे इसी जानकारी के लिए अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।